नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है सर संस्कृत का भी क्लास दीजिए। संस्कृत का क्लास तो हो ही रहा है, केमिस्ट्री का भी क्लास दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। तो उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है कोलगेटिव प्रॉपर्टीज और संख्यक गुणधर्म। तो और संख्यक गुणधर्म जो होते हैं चार होते हैं, तो चारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बारी बारी से। और उसके आधार पर राउल्ट्स के नियम क्या होते हैं, जो बिहार बोर्ड का जो है 12th का एग्ज़ाम होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्वथनांक में उन्नयन और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन राउल्ट्स के नियम के आधार पर निकालें। मतलब राउल्ट्स का नियम और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध बताएं और हिमांक में उन्नयन में संबंध बताएं राउल्ट्स के नियम के अनुसार। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार जितने भी और संख्यक गुणधर्म हैं उसको हम लोग कवर करें। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि वाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है, तब जाकर के ये चीज़ हम लोग को समझ में आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का, कि किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। मतलब वाष्पदाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। इंग्लिश में बात करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अर्थात क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। क्या हो जाएगा कि इसका मतलब यह है कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को सूचित करते हैं डेल्टा पी आर से। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी आर से सूचित करेंगे, और वाष्पदाब में अवनमन को हम लोग डेल्टा पी से सूचित करते हैं। इस चीज़ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब को सूचित करते हैं पी नॉट से। ठीक है, तो डेल्टा पी आर बराबर हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डेल्टा पी और पी नॉट। तो डेल्टा पी आर इज इक्वल टू होता है, तो डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं डेल्टा पी की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे और ये, तो ये हमको व्यंजक प्राप्त होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का। ठीक है, तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार राउल्ट्स ने एक नियम दिया था 1886 ईस्वी में कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट्स के नियम, तो उन्होंने अपने नियम के अनुसार इसको कैसे प्रस्तुत किया। तो जो है इस नियम को 1886 ईस्वी में दिए। उन्होंने कहा कि किसी विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसमें उपस्थित विलय के मोल अंश के बराबर होता है। उन्होंने क्या कहा कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश के बराबर होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अर्थात क्या होगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम सूचित करते हैं डेल्टा पी आर से, और मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का जो होता है सिंबल क्या होता है, मोल अंश का सिंबल क्या होता है, एक्स होता है, कैपिटल एक्स, बताया गया होगा आप लोगों को, तो कैपिटल एक्स और सॉल्यूट। तो यहाँ पर डेल्टा पी आर इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट हम लोग को प्राप्त हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि मूल अंश क्या होता है। तो मोल अंश का परिभाषा ये है कि विलय के मोल संख्या बटा में विलय के मोल संख्या प्लस विलायक के मोल संख्या, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो
हम लोग इतना तक प्राप्त कर चुके कि डेल्टा पी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स बराबर मतलब मोल अंश बराबर होता है एन सॉल्यूट बटा में एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स सॉल्यूट ही है, तो हम यहाँ से ये वैल्यू रख सकते हैं। तो अर्थात जो है क्या प्राप्त होगा, डेल्टा पी आर है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ठीक है। चूँकि अभी हम लोग तुरंत जाने एक और व्यंजक हमने सिद्ध किया था पहले कि डेल्टा पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट। अभी हमने व्यंजक निकाला था कि डेल्टा पी आर बराबर मतलब क्या बोलते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब में अवनमन बटा में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये हमने तुरंत अभी पी आर बराबर इतना प्राप्त किया, तो ये वैल्यू जो है इसमें रख सकते हैं। इसको अगर इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डेल्टा पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इसमें रख सकते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो एक और ही व्यंजक हम लोग को प्राप्त हो गया। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का व्यंजक ये है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के आधार पर ही निकाला जाता है कि वाष्प दाब के अणुभार, है ना। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलेय के अणुभार की गणना। तो इसमें एक और टॉपिक पूछा जाता है, उसके बारे में देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। विलेय के अणुभार की गणना राउल्ट्स के नियम के अनुसार। तो ये हम लोग याद करेंगे। ये भी जो है या तो ये पूछ देगा एग्जाम में और नहीं तो ये पूछता है। हो सकता है कि 5 नंबर में दोनों भी पूछ सकता है कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का व्यंजक निकालें और राउल्ट्स के नियम के अनुसार विलेय के अणुभार की गणना करें। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार केवल विलेय के अणुभार की गणना कहेगा तो हम लोग ये वाला चीज़ बना करके आएंगे, ये बना करके आएंगे। लेकिन अगर दोनों कह देगा तो दोनों को बनना पड़ेगा। तो इतना तक हम लोग तो जान गए। और इसके आधार पर ये राउल्ट्स के नियम के अनुसार ही हमको प्राप्त हुआ है। तो इसके आधार पर हमको ये पता करना है कि मॉलिक्यूलर मास मतलब एम कैपिटल एम सॉल्यूट हमको ये पता करना है कि विलेय का अणुभार क्या है, ठीक है। तो विलेय का अणुभार क्या है उसके बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग क्या प्राप्त कर चुके हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ठीक। ये हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग व्यंजक लिखा लेंगे कि माना कि एक द्विअंगी विलयन निम्न प्रकार है जिसमें घटक ए तथा घटक बी है। एक द्विअंगी विलयन है जिसकी जो मिलकर के बना है ए प्लस बी से, ठीक है ना। तो घटक ए का क्या हो जाएगा, घटक ए हो गया कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी मिला करके कोई विलयन बन रहा है, ठीक है। तो उसके आधार पर हम राउल्ट्स का नियम देखें, घटक ए और घटक बी
ठीक है, घटक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी होगा तो इसमें एक बिल्ले होंगे और एक विलायक होंगे, एक सोल्यूट होंगे और एक क्या होंगे, सोल्वेंट होंगे कि नहीं, एक बिल्ले होंगे और एक विलायक। तो इसके आधार पर ये व्यंजक जो है कैसे होगा, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जब घटक ए और घटक बी का एक विलयन है तो ये व्यंजक जो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा एन ए, है ना, अपॉन एन ए प्लस एन बी। सॉल्यूट हो गया तो ए यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया, और बी जो है क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो विलेय का मोल संख्या अपॉन विलेय के मोल संख्या प्लस में विलायक के मोल संख्या के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोल अंश, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूट है तो यहाँ पे हम लोग घटक मिला दिए ए और बी, तो ए हो गया क्या, सॉल्यूट, और बी हो गया सॉल्वेंट। इतना तक हो गया, तो इसको समीकरण 1 माने, समीकरण 1। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट घटक के मोल संख्या बराबर होता है वेट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोलर मास या मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट अर्थात क्या, अर्थात एन बराबर डब्ल्यू बटा एम। ये हम लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा एम होता है। तो इसके आधार पर हम लोग देखें देन अगर इसको हम लोग रखें तो एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होगा कि नहीं। अगर n बराबर डब्ल्यू बटा एम हो तो इसके आधार पर इसमें हम लोग रखें, इस मान को अगर यहाँ रखें तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन ए एंड एन बी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है एन ए और एन बी के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना, तो क्या प्राप्त होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बटा में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। देखिए अगर इस समीकरण में एन ए के जगह पर डब्ल्यू ए एम ए रखेंगे और एन बी के जगह पर डब्ल्यू बी एम बी रखेंगे तो वो प्राप्त होगा, ठीक। तो चूंकि बिलियन तनु हो, चूंकि अगर बिलियन तनु हो तो चूंकि बिलियन तनु है अगर, तो उस स्थिति में तनु विलयन में क्या होता है कि जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी तनु विलयन, जिसमें जल की मात्रा कम होगी उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो मतलब जल इन द सेंस की विलायक मतलब सोल्वेंट। तो अगर इसमें देखा जाए तो सोल्वेंट कौन है, ये सोल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट। तो तनु विलयन होगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि सोल्वेंट की मात्रा अधिक होगी और सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि डब्ल्यू ए एम ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी अपॉन, काफ़ी ग्रेटर, इतना नहीं छोटा ग्रेटर, बहुत ग्रेटर मतलब कि बहुत बड़ा हो जाता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो जब बिलियन तनु होता है तो उस स्थिति में इसकी जो मतलब डब्ल्यू ए एम ए है, मतलब विलेय की मोल संख्या जो है काफ़ी कम हो जाती है, किससे, विलायक की मोल संख्या से। ये काफ़ी अधिक हो जाता है और ये काफ़ी कम हो जाता है। तो उस स्थिति में ये नगण्य के बराबर हो जाता है, इसका कोई मान नहीं रहता, ठीक है। उस स्थिति में केवल यही रहता है। तो अब जब ये नगण्य के बराबर हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, जब ये नगण्य के बराबर हो जाएगा तो
तो पी नॉट अब माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बराबर डब्लू एम ए ना डब्लू एम ए बटा में डब्लू बी अपॉन एम बी डब्लू बी अपॉन एम बी है कि नहीं। तो तनु विलयन के लिए बात करें, तनु विलयन के लिए इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसको 1/4 करेंगे तो डब्लू ए अपॉन एम ए है ना, इसके बाद गुणे एम बी अपॉन डब्लू बी। तो ये हो गया तनु विलयन के लिए राउल्स के नियम से एक व्यंजक प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो अब हमको ये पूछना था कि विलेय का अणुभार क्या है। राउल्स के नियम के अनुसार हमको क्या ज्ञात करना है, विलेय के अणुभार। तो राउल्स के नियम के अनुसार विलेय का अणुभार क्या होगा, राउल्स के नियम के अनुसार विलेय का अणुभार क्या प्राप्त हुआ। तो अणुभार विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मतलब एम बी अगर तो बार मल्टीपल मतलब इसको जो है तिरछा गुणा अगर करें हम लोग तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ध्यान देंगे एम बी हमको निकालना है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है डब्लू, ये सब डब्लू ए डब्लू बी है ना, डब्लू ए डब्लू बी ये इधर से गुणा हो जाएंगे। हाँ ऐसे होगा। जब तीसरा गुणा करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट क्या प्राप्त होगा, डब्लू ए गुणे एम ए है ना, डब्लू ए अपॉन एम ए गुणे अपॉन डब्लू बी एम बी बराबर हो जाएगा पी नॉट, जब एम बी हम निकालेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये वाला बराबर में है ये हो जाएगा बट्टा में। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया विलेय का अणुभार। तो किसके लिए है, ये तनु विलयन के लिए है। और जब तनु और सांद्र दोनों के लिए बात किया जाएगा तो तनु और सांद्र विलयन की जब बात किया जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एम बी नहीं डब्लू ए अपॉन एम ए गुणे एम बी अपॉन डब्लू बी। ये हो गया तनु एंड सांद्र दोनों विलयन के लिए, तनु एंड सांद्र, तनु और सांद्र दोनों विलयनों के लिए, दोनों विलयनों के लिए। ये जो हो गया विलेय का अणुभार जो है केवल और केवल तनु विलयन के लिए हो गया। तो इस प्रकार हम लोग राउल्स के नियम के अनुसार विलेय के अणुभार की गणना करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्स के नियम के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन और राउल्स के नियम में संबंध पढ़ेंगे, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं, तो क्वथनांक में उन्नयन एंड राउल्स के नियम, क्वथनांक में उन्नयन और राउल्स के नियम क्या होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एंड राउल्स ला, क्वथनांक में उन्नयन और राउल्ट के नियम, तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम ये कहता है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, क्वथनांक में उन्नयन और राउल्ट्स के नियम के लिए, राउल्ट्स के नियम में
राउल्ट ने एक नियम दिया क्वथनांक उन्नयन के लिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो है उस विलयन में मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। उस विलयन में उपस्थित उस मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मतलब मोलालिटी, ठीक है, मोललता। तो इस समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी स्मॉल एम, है ना, जहाँ पर वेयर के बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेंट मोलल एलिवेंट कांस्टेंट और स्मॉल एम बराबर क्या हो जाता है मोलालिटी। तो क्वथनांक मोनो राउल्ट्स का नियम यही है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मतलब कि मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। तो इनके आधार पर राउल्ट्स के नियम के आधार पर अब क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित हमको प्राप्त करना है विलय का अनुभार, ठीक है, मतलब कि डिटर्मिनेशन ऑफ राउल्ट्स के नियम के अनुसार ही क्वथनांक में उन्नयन, है ना, हिमांक में उन्नमन और वास्तव में आपेक्षिक उन्नमन, ये तीनों का संबंध राउल्ट्स के नियम के अनुसार बताया जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तव में आपेक्षिक उन्नमन और राउल्ट्स के नियम, फिर पढ़े कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमको निकाले हम लोग विलय के अणुभार, ठीक है। तो उसमें जो वास्तव में अपेक्षिक अवनमन के सहायता से निकाले। तो ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन तो जानते ही हैं, और क्वथनांक में उन्नयन और राउल्ट्स के नियम तो ये हो गया। अब इसके आधार पर मैंने राउल्ट्स के नियम के आधार पर विलय का अणुभार प्राप्त करना है, इसको यूज करके, है ठीक। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास ऑफ solute from राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग देख ही रहे हैं कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमको प्राप्त हो चुका है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी अपॉन एम। चूँकि हम लोग ये भी जानते हैं, चूँकि वी नो दैट क्या जानते हैं, स्मॉल एम बराबर क्या होता है। स्मॉल एम बराबर हम लोग जानते हैं कि विलय के अणुभार, ठीक है, मतलब कि विलय का अणुभार नहीं, सॉरी, विलय के द्रव्यमान, मतलब जो द्रव्यमान दिया जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि विलय का जो द्रव्यमान दिया गया है, इसके बाद होता है गुणे 1000। जब मोललता हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ाया गया होगा। स्मॉल एम बराबर मोललता बराबर क्या होता है, विलय का दिया गया द्रव्यमान गुणे 1000, फिर होता है मोलिक्यूलर ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलय का अणुभार, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और गुणे होता है विलय की मात्रा, ठीक है ना, विलय की मात्रा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। पढ़े ही है, ये बात जान चुके होंगे हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पर, वो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो हमको प्राप्त होगा कि डेल्टा टी बी बराबर के बी, है ना, गुणे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि विलय और विलय के उसको ए और बी माने, तो हो जाएगा डब्लू ए गुणे 1000, ठीक है, और बटा में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब एम ए गुणे, इसके बाद हो जाएगा डब्लू बी। अगर हम विलय और विलय को ए बी माने, घटक ए और घटक बी, तो क्या होगा, विलय के द्रव्यमान जो है हो जाएगा डब्लू ए और विलय का द्रव्यमान हो जाएगा डब्लू बी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि डब्लू ए क्या है, एम ए क्या है और डब्लू बी क्या है ना। तो एम ए जो है
वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। ए में क्या हो गया, मोलिक्यूलर मास, चाहे मोलर मास ही बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का अणुभार। ठीक है कि नहीं? तो अब जो है इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर, वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ये समीकरण ही प्राप्त हो चुका है, ये समीकरण ही प्राप्त हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट m का वैल्यू यहाँ पर रख दिया है ना। m बराबर इतना होता है, m बराबर इतना होता है, और m का डायरेक्ट मान हम यहाँ पर रख दिए, के भी है ही, और m के जगह पे हमने क्या किया, WA गुणे 1000। तो ये जो है व्यंजक हमको प्राप्त हो चुका है, यहीं पर हमको व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है। अगर देखा जाए कि क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन और राउल्स के नियम, मतलब राउल्स के लॉ का जो संबंध है यहाँ पर प्राप्त हो चुका। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं कि विलेय का अणुभार किसके आधार पर, राउल्स के नियम के आधार पर। तो हमको MA का मान चाहिए है ना। तो MA बराबर क्या होगा, अगर MA बराबर हम लोग बात करें, हमको ये प्राप्त करना है, तो इसको अगर जो तिरछी गुणा हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, MA है ना, और ये TB जो है यहाँ चल जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही हो जाएगा, WA गुणे 1000, अब बाटा में ये चल जाएगा वहाँ पर डेल्टा TB गुणे WB, हो गया विलेय का अणुभार। हमको यही तो प्राप्त करना था। तो राउल्स के नियम के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन के लिए अणुभार हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है बच्चे, ठीक है ना। इसमें MA का मान जो है आपको निकालना ही पड़ेगा। ये अगर पूछ देगा, इसके बाद इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, और इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, और इसका मान तो फिक्स ही होता है, बस हम निकाल सकते हैं। कभी कभी जो है डेल्टा TB के मान पूछ देगा, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस पर और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो अब वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन और राउल्स के नियम के अनुसार जो है हम लोग अणुभार ज्ञात कर चुके हैं। क्वथनांक में उन्नयन और राउल्स के नियम के अनुसार हम लोग अणुभार ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन और राउल्स के नियम में क्या संबंध है, और राउल्स के नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन का यूज करते हुए विलेय का अणुभार ज्ञात करना। ठीक, हम लोग को पढ़ना है हिमांक में अवनमन और राउल्स के नियम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड राउल्स लॉ। हिमांक में अवनमन और राउल्स के नियम। तो इसमें क्या क्या राउल्स जी बता के गए हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो हिमांक में अवनमन जो है उसमें उपस्थित मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। क्या क्या, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो हिमांक में अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मतलब बिल्कुल जस्ट अगर आप क्वथनांक में उन्नयन अगर समझ गए होंगे तो उसी के आधार पर यह है। अंतर बस इतना है कि वहाँ पर हमने लिखा था डेल्टा TB और हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा TF। वहाँ पे भी हमने किया था डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ पे भी हम करेंगे डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। मतलब जस्ट अगर ये वाला अगर ध्यान से आप लोग समझे होंगे है ना, जस्ट इसी के जैसा ये तो है। यहाँ पर डेल्टा TB है और यहाँ पर डेल्टा TF है, डेल्टा TF है कि नहीं। तो जो व्यंजक उसमें निकला सेम टू सेम व्यंजक इसमें भी प्राप्त होगा। अगर वो समझ गए होंगे तो बिल्कुल ये आसान लगेगा आपको। तो वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसको हटाने के लिए डेल्टा TF इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे KF स्मॉल m। तो उस समय में KF जो था, KF बराबर KB जो था, हम लोग क्या बोले थे कि ये जो है मोलल कांस्टेंट है किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा KF जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, और वहाँ पे उन्नयन का था है ना, वहाँ पे उन्नयन का कांस्टेंट था तो यहाँ पे अवनमन का हो जाएगा। तो लिखेंगे डिप्रेशन कांस्टेंट है ना,
डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद स्मॉल m जो क्या है, स्मॉल m वही है मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, WA गुणे 1000, WA गुणे 1000 अपॉन MA गुणे WB। अभी हम लोग तुरंत ही पढ़े, अगर घटक A और B लिया जाए तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, WA इंटू 1000, और WA और WB होगा ना, ये विलय के द्रव्यमान हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान, और ये विलय का हो जाएगा। तो ये वाला जो है अगर समीकरण हम लोग रखते हैं, अगर इसको हम लोग समीकरण एक मान दें तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल पिछले वाला हम लोग जो डेरिवेशन प्राप्त किए, व्यंजक प्राप्त किए, उसके आधार पर ही है ना। तो डेल्टा टी बराबर अब क्या रख देंगे, अगर m का मान रखें तो यहाँ पे KF है ही, और m का मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, WA गुणे 1000 बट्टा में MA गुणे WB। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, राउल्ट्स के नियम और हिमांक में और नमन के लिए व्यंजक। ठीक, अगर यही कह दिया जाए कि आपको प्राप्त करना है अणुभार, तो हमको अणुभार ही प्राप्त करना है ना। तो अगर ये यहाँ के बीच संबंध रहा और अणुभार ज्ञात करना है, तो अणुभार के लिए क्या हो जाएगा, बस यहाँ से ले लिया जाए MA, ये यही प्राप्त करना है ना। तो MA बराबर क्या हो जाएगा, KF है ना, KF गुणे WA गुणे 1000 और बटा में डेल्टा TF गुणे WB। यहाँ पर ये क्या हो गया, अणुभार, विलय का अणुभार ज्ञात हो गया हिमांक में अवनमन और राउल्ट्स के नियम के आधार पर। तो बिल्कुल वहीं पे जो हम लोग पढ़े अभी तुरंत की क्वथनांक, ये क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, उसी के आधार पर है। वहाँ पे TB था और यहाँ पे TF है, वहाँ पे KB था और यहाँ पे KF है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ चुके हैं राउल्ट्स के नियम, और राउल्ट्स के नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन।